Hello and welcome class 9 in another video. As in this video we are going to discuss something about energy, different kinds of energy and what energy actually means. Suppose in the previous video I've already discussed about the work. Okay, there's a two-part video, work done part 1, part 2, and in the last lecture I have also sent you some video related to energy for some brief explanation, right? So this video is basically based on energy. In this, we are going to only talk about energy and ability to do work. See, सपोज करो अगर किसी इंसान के पास किसी इंसान को बहुत ज़्यादा काम करना है तो बहुत ज़्यादा काम करने के लिए हमें चाहिए बहुत सारी एनर्जी। जैसा कि हम कहते हैं एनर्जी वर्ड से हम क्या समझते हैं, ताकत, राइट? ताकत जो हमारे अंदर होती है। ओके, ताकत की वजह से ही हम काम कर पाते हैं। कोई भी काम हमें करना होता है तो उसके लिए ताकत चाहिए ही चाहिए, यानी कि कोई भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए ही चाहिए। तो फिजिक्स में हम एनर्जी की डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? इसमें हम फिजिक्स में बोल सकते हैं एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। इज इट क्लियर? तो हम इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? डेफिनेशन लिख सकते हैं एनर्जी इज एन एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, एनर्जी क्या है? एबिलिटी टू डू वर्क। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, हमें ये चीज़ पता चल गया। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी जो लकड़हारा होता है, मींस जो लकड़ी वगैरह का काटने का काम करता है, लकड़ी वगैरह का काम करता है, वो अगर जंगल में जाता है वो लकड़ियाँ काटता है। किससे काटता है? कुल्हाड़ी से, जिसको हम इंग्लिश में एक्स बोलते हैं, राइट? सो वो करने के लिए उसको क्या करना होता है? डायरेक्ट ऐसे तो नहीं मार देता। पहले वो हथौड़े कुल्हाड़ी को यानी कि एक्स को पहले बिल्कुल ऊपर ले जाता है, दोनों हाथों से पकड़ के बिल्कुल ऐसे ऊपर ले जाता है। फिर उसके बाद वो झटके से मारता है लकड़ी पे, फिर लकड़ी कट जाती है। तो ये चीज़ तो सबने देखा होगा, किया तो नहीं होगा ऑब्वियसली, लेकिन देखा तो होगा ही। टीवी में देखा होगा, कहीं ना कहीं तो इस चीज़ को देखा ही होगा। ठीक है, सो देखो होता क्या है एक्चुअली में। तो जब हम ऊपर ले जाते हैं ना उस कुल्हाड़ी को, जब हम या फिर वो जो लकड़हारा है वो जब ऊपर ले जाता है, वो कुछ काम करता है कुल्हाड़ी पे। ठीक है, कुल्हाड़ी को ऊपर ले जा रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी ले जा रहा है कि नहीं? है ना, अभी हमने देखा था ना, सीढ़ी चढ़ने में हम कुछ काम करते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो वैसे ही ये जो लकड़हारा है ये क्या कर रहा है? अगेंस्ट द ग्रेविटी कुल्हाड़ी को ऊपर ले जा रहा है। तो अगेंस्ट द ग्रेविटी उसने कुल्हाड़ी पर काम किया। किसने काम किया? उस लकड़हारे ने काम किया। ठीक, और वो जो लकड़हारा है उसने जो उस पर काम किया, तो वो काम जो है एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया उस कुल्हाड़ी पे। ठीक है, किसने काम किया था? लकड़हारे ने काम किया था। किस पे काम किया था? कुल्हाड़ी पे काम किया था। और एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर हो गई? कुल्हाड़ी में। ठीक, मतलब वर्क जो है, वर्क जो किया गया, एक्चुअली में जो वर्क किया गया कुल्हाड़ी पे, वो एनर्जी के फॉर्म में कुल्हाड़ी पे स्टोर हो गई। इसका मतलब अब क्योंकि वो एनर्जी स्टोर हो चुकी है उसके अंदर, अब वो कुल्हाड़ी काम कर सकती है। अब वो क्या करेगा? कुल्हाड़ी को सिर्फ ऐसे झटके से नीचे लाएगा, और उसमें क्योंकि ऑलरेडी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टोर थी, इस वजह से बहुत झटके से हमारा जो लकड़ी होती है वो कुल्हाड़ी से कट जाती है। इज इट क्लियर? सो टू कट अ, सिंपली मतलब अगर आपके मैं बुकिश लैंग्वेज में बोलूँ, टू कट अ लॉग ऑफ वुड, लॉग ऑफ वुड यानी कि लकड़ी का जो टुकड़ा होता है गोला सा, जो पेड़ काट के निकलता है, उसको लॉग बोलते हैं। लॉग तो आप लोग जानते ही होंगे, राइट? छोटे छोटे टुकड़े में उसको काटने के लिए हमको पहले कुल्हाड़ी को उठाना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे ऊपर उठाना पड़ेगा। ठीक, और कुछ काम करना पड़ेगा कुल्हाड़ी पे ऊपर उठाने के लिए। अगेंस्ट द ग्रेविटी तो काम करेंगे हम, कुल्हाड़ी को ऊपर उठा रहे हैं तो कुछ तो काम कर ही रहे हैं हम। ठीक, अगेंस्ट द ग्रेविटी की अगर हम बात करें। ओके, तो अगर कुल्हाड़ी को हम यूं ही छोड़ दे लकड़ी के ऊपर, उठा के उसको पहले ऊपर ले गए फिर यूं ही छोड़ दें, तो वो कुल्हाड़ी अब काम कर सकती है उस लकड़ी को काटने के लिए। समझ रहे हो? हमने काम किया था कुल्हाड़ी पे, अब बारी है कुल्हाड़ी के काम करने की, तो वो काम कर देती है और लकड़ी को काट देती है, उसका काम खत्म। फिर से दोबारा से हमें लकड़ी काटना होता है, फिर से हम कुल्हाड़ी को ऊपर ले जाते हैं, कुल्हाड़ी पे काम करते हैं, और वो जो काम हम करते हैं वो एनर्जी के फॉर्म में कुल्हाड़ी में स्टोर हो जाता है। और जो कुल्हाड़ी यानी कि एक्स
अब जब उसको हम छोड़ देते हैं सिंपली, तो वो एक्स अपना काम करती है, क्योंकि इसमें एनर्जी स्टोर था, अब वो अपना काम करेगी। तो वर्क इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड अगेन एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू वर्क। तो वर्क एंड एनर्जी दोनों एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं इस तरीके से। इज इट क्लियर? चीज़ें हम और जब आगे डिस्कस करेंगे और चीज़ें क्लियर होंगी। सो अच्छा, अब दस द वर्क इज डन इन रेजिंग द एक्स, मतलब ये चीज़ मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता दिया। ओके, सो क्या हुआ बेसिकली यहाँ पे, हमने काम किया। ओके, हमने काम किया एक्स पे। अब एक्स के पास, एक्स जो हमने काम किया वो वर्क एनर्जी के फॉर्म में एक्स में स्टोर हो गया। ठीक, अभी हम जानेंगे कौन सी एनर्जी स्टोर, पोटेंशियल, काइनेटिक एंड ऑल दिस काइंड्स ऑफ एनर्जी वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस मॉड्यूल ओनली। तो या एनर्जी स्टोर हो गई और बस उसने काम कर दिया। इसी वजह से इसका एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। समझ में आ गया? सो व्हेन द एक्स इज रेस्टिंग ऑन द लुग ऑफ अ वॉड, इट कैन नो लॉन्गर डू एनी वर्क। जब हम देखो, जब हम ऊपर से कुल्हाड़ी को नीचे ले आए और लकड़ी कट गई हमारी, अब जब वहां पे वो ऐसे रखी है, अगर हम उसको उठा नहीं रहे, सिंपली ऐसे छोड़ दिया है उसको वहीं पे, मतलब ऊपर हम ले जाए लकड़ी को काट के वहीं पे, अब एक्स को हम पकड़े रह रहे हैं, तो अब एक्स का जो काम करने की एबिलिटी वो खत्म हो चुकी है। उसने लकड़ी को काट दिया, अब उसके पास काम खत्म। अब दोबारा से उसको काम करने लायक बनाने के लिए हमको दोबारा से उसको ऊपर उठाना पड़ेगा। समझ आ रहा है? सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि एक बॉडी के अंदर है, वो किसके बराबर होता है? वो इक्वल होता है अमाउंट ऑफ वर्क, अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू व्हेन इट्स एनर्जी इज रिलीज्ड। समझ में आ रहा है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू व्हेन इट्स एनर्जी इज रिलीज्ड। यानी कि देखो, कुल्हाड़ी में कितनी एनर्जी थी? हुँ? जब हमने उठाया कुल्हाड़ी को ऊपर, हमने एनर्जी स्टोर कर दी, काम करके कुल्हाड़ी पे एनर्जी स्टोर कर दी। वो एनर्जी किसके बराबर होगी? उस किसके बराबर होगी? द अमाउंट ऑफ वर्क जो कि उस कुल्हाड़ी ने अब किया जब हमने उसको छोड़ दिया, यानी कि उसको रिलीज कर दिया। समझ आ गया? देखो, कोई भी बॉडी अगर मूव नहीं कर रही है, उसके अंदर होती है पोटेंशियल एनर्जी, और जैसे ही वो बॉडी मूव करने लगती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। वो हम आगे देखते हैं अभी कैसे होती है। अभी के लिए हम कुछ एग्जांपल्स, कुछ कहानी समझेंगे, जिससे कि हमें इस एनर्जी टॉपिक का मतलब समझ में आएगा। ओके, सो आप लोग ध्यान से सुनना, और जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको जब सुनता ना, तो साथ में अपनी बुक को भी साथ ही रखना, अपने पास रखना, उसको पढ़ते चलना। ओके, वीडियो देखते चलो, बुक को भी, बुक ओपन करके ही ये वीडियो को देखना। ठीक, तो मैं वीडियो ऐसे ही बनाता हूँ ताकि आप लोग बुक वगैरह खोल के, लेट के या फिर ऐसे करके वीडियो मत देखना। पढ़ने के टाइम डिसिप्लिन होके पढ़िए। इज इट क्लियर? सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड, ये तो चीज़ मैंने बोल दी, आप लोग लिख लेना इस चीज़ को। ओके, हाँ, देखो, अगर कोई बॉडी एनर्जी पोजेस कर रही है, मतलब किसी बॉडी के पास एनर्जी है, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक तरीके का फोर्स किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे एग्जर्ट कर सकती है, फोर्स लगा सकती है। अगर तुम्हारे पास एनर्जी है, तुम्हारे पास जब एनर्जी होती है, तुम खा पी लेते हो, तुम्हारे पास एनर्जी आ जाती है, तो तुम फोर्स लगा सकते हो ना, किसी को धक्का वक्का दे सकते हो, सामान उठा धर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सम ऑफ द एनर्जी ऑफ द बॉडी इज ट्रांसफर टू द ऑब्जेक्ट। जब आप फोर्स लगा रहे होते हो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे, तो आप अपनी एनर्जी उस ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर कर रहे होते हो, बिकॉज एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। समझ में आ रहा है? एनर्जी कंजर्व होती है, मतलब उसको हम स्क्रैच से क्रिएट नहीं कर सकते और उसको पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते, हमेशा ट्रांसफर होती है वो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ठीक है, जैसे कि लाइट, आपका जो सोलर पैनल लगा होता है स्कूल्स में, आपके हमारे लगा हुआ है स्कूल्स में, सोलर पैनल क्या करता है? लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, राइट? सो एनर्जी, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्जन करता है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। हम एनर्जी को बिल्कुल ऐसा पैदा नहीं कर सकते, ठीक, हमेशा ट्रांसफर होती है एनर्जी। ओके, सो
चलो अब हम बात करते हैं। मैं बात कर रहा था कि हम जब किसी ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं तो हम उसमें अपनी एनर्जी, कुछ पार्ट एनर्जी का उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक, अब वो ऑब्जेक्ट एनर्जी गेन कर लिया। अब जैसे ही वो ऑब्जेक्ट एनर्जी गेन करता है वो मूव कर जाता है, अगर हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो। अगर वो मूव होने लायक है, ऑब्वियसली वॉल पे एनर्जी लगाएंगे तो कोई वो बॉल तो नहीं मूव करेगी, क्योंकि वो तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी होगी। डिपेंड करता है, छोटी सी बॉल है या फिर चेयर है, अगर उस पर हम लगाते हैं तो वो मूव कर जाती है। और जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो हम क्या कहते हैं कि काम हुआ। ठीक है, वी से दैट वर्क इज डन। समझ रहे हो, हमारे पास एनर्जी थी, हमने ट्रांसफर कर दिया किसी पे और वो मूव किया, तो हम कहते हैं कि काम हुआ। भाई वर्क की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी हमने? वर्क की डेफिनेशन यही पढ़ी थी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। हमने फोर्स लगाया और उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो मतलब काम हुआ, पॉजिटिव वर्क हुआ। हाँ, अब बात आती है कि एनर्जी वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ये सब तो क्लियर हो गया हो तुम लोगों को। तो एनर्जी जो है हमारी, ये होल हमारी क्या होती है? एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए जाएंगे, बाकी जो भी मैं बोल रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से सुनते चलना आप लोग। ओके, सो और इस वीडियो को देखना तो बुक को ज़रूर देखना आपने, है ना। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया? इसके पास सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन है, और क्या नहीं है उसके पास, सॉरी, स्केलर क्वांटिटी है, उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, और क्या नहीं है? डायरेक्शन नहीं है। इज इट क्लियर? सो अब हम बात कर लेते हैं यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी की यूनिट क्या है? ऑब्वियसली अगर एनर्जी इज अ क्वांटिटी तो उसको कुछ कैलकुलेट करने के लिए उसकी यूनिट भी तो होगी। तो यूनिट ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करें, यूनिट एनर्जी किसके बराबर है? क्या होती है यूनिट इसकी? सो द यूनिट ऑफ द वर्क एंड एनर्जी आर द सेम। वर्क की जो यूनिट थी, क्या थी वर्क की यूनिट? जूल्स थी ना, जूल्स। और जो एनर्जी की यूनिट है वो सेम होती है। ओके, अब आप पूछोगे क्यों सेम होती है? क्योंकि बेटा हम काम करते हैं और वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, तो यूनिट तो सेम ही है। हमने किसी पे काम किया और वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। ठीक, सो द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो जूल, और इसको हम जे से लिखते हैं। ओके, सो अगर हम इसके अदर डेफिनेशन की बात करें, अगर आपसे पूछा जाए कि 1 जूल एनर्जी क्या होती है, तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे? सिंपली आप डेफिनेशन लिख सकते हो, ये तो जूल्स होता है, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे जूल्स। ठीक है, जूल, और इसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो अगर मैं इसको और इलाबोरेट करूँ, ठीक है, तो 1 जूल की डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, देख रहे हो आप? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क इज कॉल्ड 1 जूल एनर्जी। 1 जूल एनर्जी की अगर डेफिनेशन आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो आप यही लिखोगे। ठीक है, क्या होती है? जब 1 जूल वर्क हो तब हम कहेंगे कि हमारा 1 जूल एनर्जी है। ठीक है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। 1 जूल काम हो रहा है तो उसमें कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी? 1 जूल ऑफ एनर्जी। ओके, अब हम बात कर लेते हैं, अब आप लोग को पता है ना कि किलो जोल कितना होता है? 1 किलो कितना होता है? किलो मीन्स 10⁻³ सो अगर मैं बात करूं कि 1 किलो जूल किसके बराबर होगा, तो किसके बराबर होगा? दिस विल बी इक्वल टू 1000 जूल्स के। ठीक, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं कभी कभी ग्रेविटेशन चैप्टर में। तो ये सारी चीज़ें मैथमेटिकल भी हैं, तो वी आर स्टडिंग फिजिक्स, तो आई होप इसमें हम फिजिक्स के बारे में ज़्यादा पढ़ें। ठीक है, मैथमेटिक्स तो आप लोग सीख ही जाओगे। ओके, नाउ अब इस यूनिट को हम जूल्स बोलते हैं। ठीक, और जूल्स कहाँ से नाम आया? एक ब्रिटिश फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा अच्छे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जेम्स प्रेस्कॉट जूल। उनके नाम पे ये यूनिट पड़ी है क्योंकि उन्होंने ही इसकी खोज करी थी। ठीक है, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, विल स्टडी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी तो हमने पढ़ लिया, बट बहुत तरीके के फॉर्म्स होते हैं। छोटी क्लास में आपने सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था। अब आप बड़े हो गए हो तो यू विल स्टडी अबाउट दीज काइंड्स ऑफ एनर्जी। ओके, एज यू कैन सी दिस आर quite visible on your screen. So
पहला हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी, देन पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। तो एक एक करके हम सबके बारे में थोड़ा डिटेल में ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, तो देखो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को एक साथ हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, इनको एक साथ, यानी कि इन दोनों को अगर हम एक साथ पढ़ाई करते हैं तो इन दोनों का हम क्या बोलते हैं कि ये मैकेनिकल एनर्जी है। इन टोटल ये दोनों क्या है, दोनों का सम क्या होता है, ये मैकेनिकल एनर्जी। अगर टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात करी जाए तो आप काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हो। अलग अलग बात करा जाए तो अलग अलग हो गया, बट दोनों को साथ में हम क्या नाम दे देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, क्या नाम दे देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। तो आगे बढ़ते हैं, हम स्टार्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी से, उसके एक्सप्लेनेशन पे स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आप सपोज करो जैसे कि आप जब बॉलिंग करते हो, क्रिकेट तो सभी खेलते हो, जब आप बॉलिंग करते हो तो एम क्या होता है हमारा, विकेट को गिराना। हमारा एम तो यही होता है, विकेट को गिराना, या तो ऐसी बॉल डालें कि वो बैट्समैन जो है जल्दबाजी में ऐसा थोड़ा सा शॉट ऐसा मारे कि जिससे कैच आउट हो सकता है। वो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव तो वही होता है ना, विकेट को गिराना। तो हम जब बॉल फेंकते हैं तो बॉल मूव करती है, और बॉल किसको पुश कर देती है, जाके स्टंप को पुश कर देती है। स्टंप कभी कभी गिर भी जाता है, या फिर स्टंप अपनी जगह से हिल जाता है। ठीक, सो इसी तरीके से जो हमारा मूविंग वाटर होता है, मूविंग वाटर यानी कि हमने देखा होगा कि कभी भी हम ऐसा नॉर्मल पंखे वंखे में, या फिर कोई ऐसा जो घूमता हुआ टरबाइन, टरबाइन के बारे में आप लोग जानते हो। टरबाइन इज़ अ डिवाइस जिस पे कि अगर कुछ हम फोर्स लगाते हैं तो वो घूमने लगता है। तो सपोज करो कि पानी, बहुत ही फोर्स से हम पानी को अगर हम टरबाइन पे डालें तो वो टरबाइन घूमने लगेगा पानी के फोर्स की वजह से। और आप जानते हो पानी का फोर्स कैसे बढ़ाते हैं, पाइप को जैसे हल्का सा आप उंगलियों से अपने दबा दोगे तो पानी का फोर्स जो होता है ना, पानी के निकलने का जो एक स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। ठीक, सो वो भी काम करता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। पता है आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, ऐसे ही बनती है, पानी की मदद से टरबाइन को घुमाते हैं और टरबाइन को घुमा के हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। ओके, इसी तरीके से आपने और देखा होगा, बचपन में सबने देखा है, अभी हमारा साइंस एग्जीबिशन में भी कई लोगों ने मॉडल बनाया था, विंड मिल का मॉडल बनाया था। ठीक है, विंड मिल क्या करता है, हवा के वजह से उसका पंखा घूमता है, विंड मिल का उसका जो फैन लगा होता है वो घूमता है, और उसके वजह से क्या होता है, उसको भी हम टरबाइन ही कहते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जब वो घूमता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देता है। ओके, सो ये सब किसकी वजह से होता है, दीज आर ऑल पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी लगता है। ठीक है, इसी वजह से हम क्या कह सकते हैं, जब इन सबको कंक्लूड करते हुए हम क्या कह सकते हैं, अ मूविंग बॉडी इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क। एक जो मूविंग बॉडी होती है उसके अंदर एक क्षमता होती है, उसके अंदर एक पोटेंशियल होता है टू डू सम वर्क। पोटेंशियल वर्ड मैं यहाँ पे इसलिए नहीं यूज़ करना चाहता हूँ बिकॉज वो पोटेंशियल एनर्जी भी एक टॉपिक है। तो खैर, एक क्षमता जो होती है एक मूविंग बॉडी के अंदर काम करने की, ठीक, ये चीज़ होती है। और हमने ये देखा अभी कि अगर काम करने की इसके अंदर कैपेबिलिटी है तो ऑब्वियसली ये क्या एनर्जी पोजेस करेगा, ये जो मूविंग बॉडी है। ठीक है, मूविंग बॉडी क्या करेगा, एनर्जी भी पोजेस करेगा। तो हम इन जनरल काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को हम अगर डेफिनेशन ही या फिर ऐसा समझना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी को, ध्यान से देखना आप लोग। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, यानी कि मोशन, एक बॉडी के मोशन के वजह से जो एनर्जी पोजेस करता है वो बॉडी, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। इज इट क्लियर क्लास 9th? Okay, so if you have not watched all my previous videos, I really appreciate if you'll go and watch that, and also like all the videos so that I could get something that you are all are liking these videos that I am making. Okay, so I can also make a video by screen recorder or something, but
आई डू नॉट प्रीफर दैट, आई प्रीफर लाइक जैसे हम क्लास में पढ़ते हैं वैसा हमारा इंटरेक्शन रहे तो बेटर है, राइट। ओके, सो लाइव क्लास मैं पहले ले रहा था, मैंने पहले 3 चैप्टर लाइव क्लास में ही ख़त्म किए, देन आई हैव स्विच्ड ऑन टू मेकिंग वीडियोस। तो लाइव क्लास में ये था कि कभी कोई ज्वाइन कर पाया, कभी नहीं ज्वाइन कर पाया और क्लास आपकी छूट जाती थी। सो उस सब को नज़र रखते हुए मैंने ये सोचा कि अगर मैं वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दूंगा तो आप लोग कभी भी उस चीज़ को देख सकते हो, रात में, दिन में, जब आपकी इच्छा हो पढ़ने की, अब आप उसको कभी भी देख सकते हो, वो आपके पास हमेशा के लिए हो गया, राइट। So that was my aim and I think my aim is now fulfilling. Okay, so now we know what kinetic energy actually means. अब हम इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे। ओके, जैसे कि एक क्रिकेट बॉल का हमने देख लिया, मूविंग क्रिकेट बॉल। हम देख सकते हैं एग्जांपल एक दौड़ते हुए इंसान का, ठीक है, एक रनर का भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, और भी बहुत से एग्जांपल हम ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस। ओके, वो सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। मूविंग, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, दैट्स इट। इवन आपकी जो बहुत तेज स्पीड से अगर कार भी जा रही है तो भी उसके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंडिंग ऑन द वेलोसिटी, द स्पीड, द मोशन, है ना, इट इज डिपेंडिंग ऑन द मोशन। सो चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम जब कील ठोकते हैं ना, जब हम कील ठोकते हैं, उस कील ठोकने के लिए हमें चाहिए हथौड़ा, हैमर चाहिए हमें, ठीक। तो हैमर, जब हम हैमर से नेल पे मारते हैं, जब हम हैमर से कील पे मारते हैं, हथौड़े से कील पे मारते हैं, तो कील लकड़ी के अंदर घुसती है या फिर दीवार के अंदर घुसती है। ऐसा होता है कि नहीं? क्यों होता है? ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है क्योंकि उस हैमर के पास, यानी कि उस हथौड़े के पास काइनेटिक एनर्जी है। जब वो मूव कर रहा है तो उसके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है। समझ गए? और इसी तरीके से जो आपका बुलेट होती है, कौन सी, चलाने वाली गाड़ी वाली बुलेट नहीं, जो गन की बुलेट होती है, वो छेद कर सकती है कोई भी तगड़े ऑब्जेक्ट में, यानी कि मोटा सा लकड़ी हो, मोटा सा लोहा हो, उसमें वो छेद कर सकती है। क्यों? क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ उसके पास एक बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड होती है कि नहीं होती है, हाई स्पीड होती है उसके पास। ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है। तो ये मत सोचना कि ऐसा कुछ, क्योंकि ये सारी चीज़ें इमेजिनेशन पे बेस्ड है। आप, मैं बोल रहा हूँ, आप इमेजिन करते चलो और लिखते चलो जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं कि एक एक वर्ड लिखो, जो मैं, जैसे मैंने एक पैराग्राफ में जो बोला आप उसको समराइज कर लो, और बुक को अपने सामने खोल कर ही पढ़ो, इस वीडियो को देखो। तो इनफैक्ट सारे ही जो ऑब्जेक्ट हैं हमारे आसपास, आपके, आप जैसे इस समय आपके हाथ में फ़ोन होगा या फिर लैपटॉप होगा, कंप्यूटर होगा, ठीक है, आपके हाथ में पेन होगी, कॉपी होगा, कोई भी आपके आसपास ऑब्जेक्ट अगर है, अगर वो मूव कर रहा है, ठीक है, और कोई ऑब्जेक्ट, जैसे आपका कोई भाई है दौड़ते हुए जा रहा है, खेल रहा है बच्चा, दौड़ दौड़ के खेल रहा है, तो सारे ही मूविंग ऑब्जेक्ट, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो ऑब्जेक्ट हो जो मूव कर रहा है, कुछ भी, दे ऑल पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी। उनके सबके पास क्या हो गया, अगर वो मोशन में है तो उनके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो दूसरे शब्दों में हम क्या कर सकते हैं कि एवरी ऑब्जेक्ट अराउंड अस विच हैज स्पीड, वो सारे ही ऑब्जेक्ट जो कि हमारे आसपास है जिनके पास स्पीड है, यानी कि वो मूव कर रहे हैं किसी एक स्पीड से, उनके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। समझ में आ गया? एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि हमारा एक रनर है, रनर यानी कि जो दौड़ते हैं मैराथन रेस वगैरह, या फिर कोई भी रनर, आप भी दौड़ लो, तो आपके पास क्या होगी, आपके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी, एज सिंपल एज दैट। ओके, तो मूविंग फर्दर, फॉर एग्जांपल आपकी रनिंग कार हो गई या बस हो गई, ठीक है, या फिर आपका पत्थर हो गया जो कि ऊपर से आपने ऐसे ही छोड़ दिया, पत्थर पे भी मोशन आ गया तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। अम, यही सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो कि काइनेटिक एनर्जी होती हैं जिनके अंदर। बात कर लेते हैं इस काइनेटिक एनर्जी को हम मेजर कैसे कर सकते हैं। कुछ तो ऐसा एक फॉर्मूला होगा, जैसे फोर्स को मेजर कर लेते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन से, जैसे हम वर्क को मेजर करते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से, वैसे हम काइनेटिक एनर्जी को भी मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। तो उसके लिए हमें एक कहानी समझनी होगी। अब मैं एक फिगर बनाऊंगा जिसको आप लोग ध्यान से देखना।
देखो, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू बिफोर कमिंग टू रेस्ट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जिसके थ्रू हम काइनेटिक एनर्जी को पढ़ेंगे। तो मैं इसको हटा देता हूँ सबको, अभी के लिए हमको उसकी ज़रूरत नहीं है। सिंस वी आर स्टडिंग ओनली अबाउट काइनेटिक एनर्जी, तो हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में ही चीज़ें लिखेंगे। क्या बोल रहा है? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ठीक है, मतलब एक मूविंग बॉडी का काइनेटिक एनर्जी आप किस तरीके से मेजर कर सकते हो? विद द हेल्प ऑफ द अमाउंट ऑफ वर्क जो कि वो करेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट, यानी कि रुक जाने के पहले वो जितना काम करेगा उसका हम इन टोटल कर लेंगे और वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी। ओके, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। सपोज करो कि एक बॉडी है, जैसे कि सपोज करो कि एक बॉल है, ठीक, जिसका कि मास m है एंड वो मूव कर रही है एक v वेलोसिटी से, और सपोज करो वो एक पोजीशन a पे है। तो मैं एक यहाँ पे एक डायग्राम बना देने वाला हूँ आप लोग के सामने, ठीक है, वो आपको बुक में ही मिल जाएगा। सपोज ये बॉल है, ठीक है, ये बॉल है, किधर की तरफ मूव कर रही है बॉल? इस पे v वेलोसिटी इधर की तरफ है, इधर की तरफ वेलोसिटी है इस बॉल की। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि ये v है, ठीक है, v यानी कि वेलोसिटी ऑफ दिस बॉल। इसका मास कितना है? इसका मास है m, तो मैं इसके अंदर लिख देता हूँ इसका मास है m, ठीक है, इसका मैं मास m मान के चल रहा हूँ। एंड ये एक पॉइंट a पे है, दिस इज पॉइंट a, ठीक है, ये एक पॉइंट है इस सिस्टम में। अभी ये हमारी बॉल यहाँ पे है, ठीक, इतनी बातें क्लियर हुई? जैसे जैसे मैं बोलता जाऊँगा वैसे डायग्राम बनाता जाऊँगा। ओके ओके, ये चीज़ें क्लियर है। अब सोचो कि जो मीडियम है, मीडियम यानी कि हमारी सराउंडिंग, जैसे इस समय आप बैठे हो तो आपका मीडियम क्या है? एयर में बैठे हो ना, आपके सराउंडिंग्स में एयर है। अगर आप वाटर में चले जाओगे आपके सराउंडिंग में वाटर हो जाएगा, तो मीडियम वाटर हो जाएगा। सपोज करो कि बाहर इस रेक्टेंगल के अंदर कुछ और मीडियम है और इस रेक्टेंगल के बाहर कोई और मीडियम है, ठीक, इसके अंदर कोई और मीडियम था, बाहर कोई और मीडियम है। तो सपोज करो कि ये एक मीडियम एम में जा रहा है, ठीक, ये एक मीडियम एम में जा रहा है, सच एज सपोज कर लो कि एयर, सपोज कर लो कि एयर है वो मीडियम, ठीक है। आप लोग सोच रहे हो कि सर हम तो एयर में, सपोज करो कि एक मीडियम में जा रहा है जहाँ पे सपोज कर लो कि एयर है और विच अपोजेस द मोशन ऑफ द बॉडी विद अ कांस्टेंट फोर्स एफ। ओके, देखो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को क्या, कि सपोज कर लो कि ये मीडियम एम में घुसा। मीडियम एम कहाँ पे है? सपोज कर लो ये हमारा मीडियम एम है, ये रेक्टेंगल के अंदर की बात हो रही है। ये बॉल इसके अंदर घुसा, उसके बाद होगा क्या कि ये बॉल इसके अंदर जब घुसेगा तो इसके अंदर है एयर, जो कि अब आप जानते हो ना बहुत तेज़ हवा चलती है तो दौड़ने में दिक्कत होती है। अपोजिट अगर चल रही है, आप सामने की तरफ दौड़ रहे हो और सामने से आपकी तरफ हवा आ रही है बहुत तेज़ी से, बहुत ज़ोर से, तो आपको दौड़ोगे तो आपकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो एयर है आपके मोशन को अपोज कर रहा है। समझ में आ रहा है? वो जो एयर है ना, एयर का फ्लो आपकी तरफ विंड चल रही है, वो आपके मोशन को अपोज कर रही है, आपको धीमा कर रही है, आपको रोक रही है। वैसे ही जब ये बॉल अंदर घुसेगी इस मीडियम के, तो वो जो इस मीडियम के अंदर एयर है वो बॉल को रोकना चाहेगा, चाहेगा कि नहीं? बिल्कुल चाहेगा, ठीक है। तो विद अ कांस्टेंट फोर्स एफ, तो फोर्स किधर की तरफ लग रहा है? इस मीडियम के अंदर जैसे ही बॉल घुसेगा उस पर फोर्स इधर की तरफ लगेगा। ये जो एरो बना है ये क्या कहला रहा है? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो कि इस मीडियम के अंदर एयर इस बॉल के मोशन पे लगा रही है। तो देखो बॉल तो इधर जा रही है राइट साइड में, बट फोर्स का डायरेक्शन किधर है? लेफ्ट साइड में, यानी कि मोशन को तो अपोज करेगा ना, बॉल को रोकने की कोशिश करेगा ये वाला फोर्स। इज इट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। एज अ रिजल्ट होगा क्या? द बॉडी विल कॉन्स्टेंटली रिटार्डेड, यानी कि बॉडी पे इस जो बॉल है इसको रिटार्डेशन फील होगा। अभी तो इसके अंदर एक्सेलरेशन है क्योंकि वेलोसिटी मिली है उसको, जहाँ जा रहा है, जैसे ही इसके अंदर घुसेगा उसकी स्पीड कम होने लगेगी, ठीक है, रिटार्डेशन होने लगेगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? नाउ जब रिटार्डेशन हो जाएगा तो अल्टीमेटली वो एक जगह पे आके रुक जाएगा, ठीक। तो सपोज कर लो
सपोज कर लो कि ये पॉइंट है, सपोज कर लो कि ये हमारा मास m है, ठीक, सपोज कर लो ये हमारा मास m है, यही बॉल है, अब ये यहाँ पे आ चुकी है, ये पॉइंट है हमारा b, ठीक है, सेम बॉल है, अभी यहाँ पे a पे थी, अब यहाँ b पे आ गई है, अब यहाँ पे a पे जब थी तो मोशन में थी, अब जब यहाँ पे है तो ये रुक चुकी है, ठीक है, स्टॉप हो चुकी है बॉल, ठीक। तो इस बॉल ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, इस बॉल ने सपोज करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक में s डिस्टेंस कवर कर लिया, कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, s डिस्टेंस कवर कर लिया, ठीक, क्लियर है इतनी बातें, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, सबको समझ में आया होगा। तो वो बॉल थी, पॉइंट ए पे मूव कर रही थी, मीडियम एम में घुसी, रेक्टेंगल के अंदर अलग मीडियम था, और वो उसमें ऐसा मीडियम था कि उसको एक फोर्स जो है अपोज कर रहा था उसके मोशन को, तो ऑब्वियसली फोर्स उसको जब रोकना चाह रहा था, अल्टीमेटली बॉल थोड़ी देर बाद जाके रुक जाती है पॉइंट बी पे, और ए से बी तक की डिस्टेंस है हमारी एस, और बॉल ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया नाउ। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी, हमारी बॉल की स्मॉल भी थी, ये इनिशियल वेलोसिटी थी, ठीक। सो अब हम क्या बोल सकते हैं, द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिकम्स ज़ीरो, यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है ये तो इनिशियल वेलोसिटी है आपकी, ठीक, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक, और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है, ज़ीरो, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है, ज़ीरो, क्यों, क्योंकि बॉल स्टॉप हो गई ना, बॉल रुक गई, बॉल रुक गई तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो हो गई, ओके। तो अगर ये कहानी आप लोग अब क्लियर होगी तो हम आगे बढ़ सकते हैं। सो पहला जो हम कुछ यहाँ इस पूरे डायग्राम से हमें पहली चीज़ निकल के आई हमारे आगे, वो क्या है उसको हम लिखेंगे, नंबर वन, जो हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, नंबर वन इज, नंबर वन इज in going through the distance s against the opposing force f, the body has done some work और this work is given by, इसका हम वर्क डन निकाल डालेंगे, ठीक है, वर्क डन कैसे निकालेंगे, दिख रहा होगा आप लोगों को, इसका वर्क डन कैसे निकालेंगे, सोचो क्या था वर्क डन का फॉर्मूला, फोर्स इंटू डिस्टेंस, यही तो होता था, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस एस, यही होता था, तो यहाँ पे भी तो यही है, तो ये हो गया, ठीक। एट पोजिशन बी द बॉडी इज एट रेस्ट, दैट इज उसके पास कोई मोशन नहीं है पॉइंट बी पे, इसीलिए उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि मोशन में नहीं है ना, तो काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होगी, इसका मतलब इस सारी काइनेटिक एनर्जी, सारी जो काइनेटिक एनर्जी थी उस बॉडी की कहाँ यूज हो गई, यूज हो गई कुछ काम काम करने में, समझ रहे मेरी बात, यानी कि देखो इस पॉइंट को ध्यान से देखना, जो मैं अभी आपके सामने लिखूंगा, इस पॉइंट को ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार रिपीट नहीं करूंगा, इस बॉडी को ध्यान से ही समझना, ओके। नाउ दैट, ठीक, देखो इस पॉइंट को ध्यान से समझो तो बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एट पोजीशन बी द बॉडी इज एट रेस्ट, तो पोजीशन बी पे बॉडी रेस्ट पे, यानी कि उसके पास कोई मोशन नहीं है, और जब कोई मोशन नहीं है तो मतलब कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि सारी काइनेटिक एनर्जी जो इस बॉडी की है वो कहाँ पे यूज हो गई, कुछ वर्क करने में यूज हो गई, ठीक, वर्क करने में यूज हो गई, इसी वजह से कौन सा वर्क करने का यूज हो गई, ये वाला वर्क करने में यूज हो गई, ये वाला वर्क है, इसी को करने में यूज हो गई, ये वाला, ठीक। तो हम क्या कह सकते हैं, द काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू द वर्क W, तो दिस काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू द वर्क, क्यों, कैसे यहाँ से हम यहाँ तक पहुँचे, इसी का मतलब क्योंकि बी पे आके रुक जा रहा है, इसका मतलब क्या कि सारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो यूज हो गई वर्क करने में, ठीक है, वर्क करने में सारी काइनेटिक एनर्जी यूज हो गई और अल्टीमेटली आके रुक गया। सो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा, इस वर्क डन के बराबर होगा जो कि हमने ऊपर निकाला, तो हम क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं यहाँ से,
काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डब्ल्यू, चेक कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी दैट इज के ई इज इक्वल टू डब्ल्यू, यानी कि वर्क डन। ठीक, वर्क डन के बराबर है। वर्क डन किसके बराबर है? एफ इंटू एस के बराबर है कि नहीं? एफ एस के बराबर बिल्कुल है। चलो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अभी पहली कहानी कंप्लीट हुई। ठीक, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी दूसरी स्टोरी की। ठीक है, नंबर सेकंड। सेकंड क्या कंक्लूजन है? जैसे नंबर फर्स्ट ये था, सेकंड क्या है? और देखते हैं सेकंड। सेकंड क्या कह रहा है? इफ अ बॉडी हैज एन इनिशियल वेलोसिटी v और फाइनल वेलोसिटी कैपिटल V जो कि 0 हो चुका है हमें पता है, एक्सेलरेशन a और ट्रेवल्स अ डिस्टेंस s, देन अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम क्या लिख सकते हैं? ये वाला इक्वेशन लिख सकते हैं बिल्कुल। देखो अभी मैं आपके सामने लिख रहा हूँ तो आप लोग को बहुत ही अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। चलो, कैपिटल V स्मॉल v में कंफ्यूज मत होना बेटा। ठीक, कैपिटल V अलग चीज़ है, स्मॉल v अलग चीज़ है। सपोज करो ये बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी v था जो कि यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, और फाइनल वेलोसिटी इसको हमने कैपिटल V मान लिया है, तो इसको भी v मान लेते हैं हम यहाँ पे कैपिटल V। इज इट क्लियर? कोई ऐसा अलग सा नहीं है, कुछ नया नहीं है। चलो कैपिटल V मान लिया हमने। अब हम क्या कर सकते हैं नाउ, हाँ, एट पोजीशन v इज ये मोशन। ओके, सो डिस्टेंस हमारा s है, ये वाला s डिस्टेंस। ठीक, एक्सेलरेशन कुछ होगा इस पे, ऑब्वियसली एक्सेलरेशन से तो होगा ही ना, इनिशियल वेलोसिटी इसके पास एक्सेलरेशन तो होगा ही, साथ में ये सारी चीज़ें तो है ही। तो हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हम ये वाला इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं। अब हम जब इसको यूज़ कर सकते हैं, अब हम अपने कंडीशंस पे आते हैं। ठीक, कंडीशंस क्या कहता है हमारा कि इनिशियल वेलोसिटी तो हमारा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी हमारा यहाँ के केस में क्या है, इस मीडियम के अंदर की बात हो रही है, या ध्यान देना इस मीडियम के अंदर की बात हो रही है, ध्यान देना यहाँ पे। ये तो जनरल इक्वेशन हमने लिखी है, ठीक है, दिस इज जनरल इक्वेशन। अब हम इसको इस सिस्टम पे अप्लाई करेंगे, तो कैसे अप्लाई करेंगे? देखो कैपिटल V यहाँ पे क्या है आपका, अल्टीमेटली 0 है। कैपिटल V यानी कि फाइनल वेलोसिटी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी की क्या है? इनिशियल वेलोसिटी v ही है। ठीक, और इनिशियल वेलोसिटी v है हमारी। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रिटार्डेशन हो रहा है ना अंदर जाके, तो अगर हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की तो यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन हो रहा है ना अंदर, तो मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन है। समझ रहे हो मेरी बात को? कहाँ से नेगेटिव एक्सेलरेशन हुआ? नहीं समझ में आया तो दोबारा से एक बार थोड़ा सा सोचोगे ना, क्लियर हो जाएगा। भाई इस ये जो बॉल है जब इस मीडियम के अंदर जा रहा है तो इस पर रिटार्डेशन लग रहा है ना, तो हम इस इक्वेशन में रिटार्डेशन ही लिखेंगे। रिटार्डेशन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। और डिस्टेंस तो हमारी ऐसी है, उसको तो कोई छेड़छाड़ करना ही नहीं है। अब हम ये सारी वैल्यूज को अपने इक्वेशन में रखते हैं, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? अकॉर्डिंग टू दिस हमारी इक्वेशन बन जाएगी 0 का स्क्वायर। ठीक है, 0 का स्क्वायर मतलब कैपिटल V का स्क्वायर इज इक्वल टू V का स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में माइनस a ब्रैकेट में s। इसको और थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करते हैं तो ये हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, -2as हो जाएगा। -2as को इधर की साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा v का स्क्वायर इज इक्वल टू, v का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ये 2as। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब हमको बेसिकली क्या चाहिए, हमें s की वैल्यू चाहिए ना, है ना? तो ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as है ना, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। तो एक आपने पहली इक्वेशन बनाई, आपने दूसरी इक्वेशन बनाई। ठीक है, अब हम फॉलो करेंगे यहाँ पे फर्दर। इसके बाद क्या करना है हमको? देखो, फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का हम क्या कह सकते हैं? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है कि नहीं? अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, केपलर का लॉ नहीं, मोशन का लॉ। ठीक है, केपलर का लॉ आप लोग याद करो, रिमाइंड करते रहना सब लोग। क्या कह सकते हैं? F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है, उसमें कोई डिनाई कर ही नहीं सकता। नो, हम क्या लिख सकते हैं? A इज इक्वल टू कैपिटल F अपॉन M,
लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भाई? इसी फॉर्मूले को हमने थोड़ा सा बदल दिया और क्या, कुछ अलग तो नहीं किया। ठीक है, उसके बाद पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन इन इक्वेशन नंबर 2, इसी जो वैल्यू हमने एक्सेलेरेशन की निकाली, पुटिंग दिस इन इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग दिस इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में रखें, यानी कि ये वाली इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन में जब रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, v का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक जगह f अपॉन एम, तो f अपॉन एम इंटू एस, इंटू एस। ठीक, क्लियर है ये चीज़, कोई दिक्कत नहीं अपने को। ओके, तो ये हो गया। अब हम इसको और थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर लेते हैं, क्या कि इसको हमको वर्क डन में चेंज करना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू एस। तो हमको किसी तरीके से एफ इंटू एस को रखना है एक तरफ और बाकी सबको एक तरफ ले जाना है। ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में कर लेता हूँ। चलो, जब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा v का स्क्वायर और 2 नीचे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे अगर हम 1/2 लिख लें, देखो राइट वाला 2 लेफ्ट में जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, राइट में 2 है, लेफ्ट में जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय वी स्क्वायर, और नीचे वहाँ पे डिनोमिनेटर में m है तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आएगा तो न्यूमरेटर में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय m हो जाएगा, ये m इज इक्वल टू f इंटू और क्या बचा s। अब ये fs क्या होता है बताओ, ये fs क्या होता है, यही fs तो ये हमारा वर्क डन है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू w लिख सकते हैं कि नहीं? हुँ? अच्छा, और यही w किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के, है कि नहीं? तो अल्टीमेटली काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला आ गया, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास अगर वेलोसिटी v है तो उसका हम अगर मास पता है तो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो ये थी हमारी कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और इसकी भी यूनिट की अगर बात करोगे तो यूनिट कितनी होती है इसकी, सोचो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, बिल्कुल, अरे एनर्जी है तो एनर्जी की यूनिट तो हम जानते ही हैं क्या होती है, तो वही यूनिट होगी। इज इट क्लियर? तो हाफ एम वी स्क्वायर इज द फॉर्मूला ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ गया? अब कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है। समझ रहे हो, इन सबको हम हटा देते हैं, चलो सबको रब करते हैं, इन सबको हटा देते हैं, वी डोंट नीड दिस और एट ऑल नाउ। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स की। ठीक, तो आओ पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स। क्या हैं वो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स? इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हमारे हैं, देखो, तो अभी हमने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक, अब आप मुझे ये बताओ, मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख दूँ 1/2 एम वी का स्क्वायर। चलो, ये किसके क्या होता है, ये काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो अब तक तुम लोग समझे गए होगे, यानी कि अल्फा वाला साइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ऐसा होता है, अगर मैं बनाऊँ यहाँ पे ऐसा, ऐसा होता है ना, यानी कि लेफ्ट वाली चीज़ अगर बढ़ेगी तो राइट वाली चीज़ भी बढ़ेगी, राइट वाली चीज़ घटेगी तो लेफ्ट वाली चीज़ भी घटेगी। इसका मीनिंग ये होता है। सो बेसिकली क्या डिपेंड कर रहा है किस पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को मैंने, मतलब आप लोग अपने कॉपी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मत लिखना, सिंबल बना के लिखना। तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी आ रहा है। और एक और चीज़, काइनेटिक एनर्जी इज इज डायरेक्टली proportional to the square of the velocity, square of the velocity of the object या फिर बॉडी, है ना? बताओ सही है कि नहीं? अच्छा, अब हम इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर हमको किसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी को घटाना है या फिर बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, एक तो अगर हम उसका मास बढ़ाएंगे तो भी हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मास के बढ़ने से भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, देखो अगर हम मास जैसे वो यहाँ पे m है, अगर m के जगह पे हम 4m लिख दें तो काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी?
कंक्लूजन कहने का यही है कि मास को अगर हम बढ़ाएंगे तो भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और अगर हम वेलोसिटी को डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी पे कितना इफेक्ट आएगा। देखो मैं एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन आता है ये, देखो एग्जांपल लेता हूँ। इफ, चलो मैं हर एक एग्जांपल लूंगा। इफ वेलोसिटी, चलो इफ मास से स्टार्ट करते, इफ मास इज डबल्ड तो क्या होगा। अगर मास डबल होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या इफेक्ट आएगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ, अब m है पहले तो अब यहाँ पे 2m ले लेंगे ब्रैकेट में, 2m, मास डबल हो गया ना तो 2m मतलब, है ना, और v का स्क्वायर, वेलोसिटी में कोई छेड़छाड़ नहीं करे। क्या इफेक्ट आ गया, काइनेटिक एनर्जी कितनी से बदल गई, काइनेटिक एनर्जी हमारी हो गई हाफ, एक 2 से 2 चला गया तो एम वी स्क्वायर के बराबर हो गया, एम वी का स्क्वायर, यानी कि डबल हो गई। हाफ एम वी स्क्वायर होती थी काइनेटिक एनर्जी, अब एम वी स्क्वायर आ गया। अगर मास डबल होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी। तो इसका कंक्लूजन क्या है, इफ मास विल बी डबल्ड देन काइनेटिक एनर्जी विल also be doubled। समझ में आ रहा। और if mass is halved, अगर हम मास को हाफ कर दें तब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का क्या इफेक्ट आएगा। भाई मास को हाफ कर देंगे 1/2, मास को हाफ करने का मतलब अगेन m/2, मास को हाफ करने का मतलब m/2 ही तो हुआ, और v का स्क्वायर। तो क्या इफेक्ट आ रहा है काइनेटिक एनर्जी पे, ये आ रहा है 1/4 m v का स्क्वायर, यानी कि क्या होगा देन काइनेटिक एनर्जी भी आधी होगी ना, देन काइनेटिक एनर्जी विल ऑल्सो बी हाफ, यानी कि मास को कुछ भी चेंज करोगे उस पर यही इफेक्ट आएगा। अब इफ वेलोसिटी इज डबल्ड, क्या होगा अगर वेलोसिटी को हम डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या इफेक्ट आएगा। चलो डबल करते हैं, क्या फॉर्मूला है, हाफ एम वी का स्क्वायर होता है तो 2v का स्क्वायर हो जाएगा, 2v ब्रैकेट में इसका होल स्क्वायर, सॉल्व करो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, v का स्क्वायर 4, v स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/2 m 4v का स्क्वायर, 2 से 4 कटेगा कितना आएगा, ये आ जाएगा 2m v का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि अगर हम कंपेयर करें तो हाफ एम वी स्क्वायर का कितना ये हो गया, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 4 को ले लो बाहर, ठीक है 4 को ले लिया बाहर, ब्रैकेट में क्या बचा 1/2 m v स्क्वायर, यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर का 4 टाइम्स हो गया ये। वेलोसिटी को डबल करें तो हम काइनेटिक एनर्जी में कितना इफेक्ट आया, वो 4 टाइम्स हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 4 टाइम्स, ठीक है 4 गुना ज़्यादा बढ़ गया। क्या होगा अगर वेलोसिटी आपकी हाफ हो जाए तो, अगर वेलोसिटी को हम आधी कर दे तो क्या काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट आएगा। काइनेटिक एनर्जी अगर हम वेलोसिटी को हाफ कर देते, चलो 1/2 वेलोसिटी m, वेलोसिटी की जगह आपकी रखेंगे v/2 का स्क्वायर, ठीक, v/2 का स्क्वायर ये रखा, क्या लिख सकते हैं इसको 1/2 m v का स्क्वायर रहने दो, और बाहर में उसको पूरे ब्रैकेट में कर लो, क्या बचेगा, v/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 बचेगा, 1/4 को बाहर ले लो, 1/4, ठीक है। तो यानी कि हम यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो जा रही है, बिकम्स 1/4 टाइम्स। समझ में आ गया क्या इफेक्ट आता है। दिस वॉज द इम्पॉर्टेंट डिस्कशन, दिस वॉज द इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ गया तुम लोगों को। नाउ चलो अब एक एक मैं सेंटेंस पढ़ूंगा, आप लोग उसको ध्यान से सुनना। मास के साथ आपने समझ लिया, वेलोसिटी के साथ भी आपने समझ लिया। तो काइनेटिक एनर्जी मास और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट बहुत ही हाई वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उसके अंदर क्या होगा, बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी ना।
एज कम्पेयर टू अगर हम बात करें कि कोई बहुत ही हल्का ऑब्जेक्ट बहुत ही धीमे वेलोसिटी से घूम रहा है। फॉर एग्जांपल एक कार 200 की स्पीड से चल रही है और एक साइकिल 50 की स्पीड से चल रही है, तो बताओ किसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली कार में ज़्यादा होगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा, मास भी ज़्यादा, एज कम्पेयर टू हमारा दिस साइकिल। ओके, सो यही रीज़न है, यही एक रीज़न है क्यों क्यों कि आपका जो लोहार होता है, जो लोहार होता है वो भारी हथौड़ा यूज़ करता है एज कम्पेयर टू जो आपका सोनार होते हैं। सोनार के पास आप जाओगे ना, गोल्ड स्मिथ के पास जाओगे, उतना हथौड़ा वथौड़ा जो लोग वो रखते हैं, मतलब जो कारखाने में अगर उनके जाओगे, फैक्ट्रीज में जाओगे जहाँ पे सोने के काम होता है, वहाँ पे उन लोग बहुत छोटा छोटा हथियार रखे रहते हैं। हथियार इन द सेंस की मतलब टूल्स, छोटे छोटे। बट एज कम्पेयर टू जो लोहार होते हैं, ब्लैक स्मिथ होते हैं, उनके पास बड़े बड़े हथौड़े होते हैं। चलो, हाँ, सो अब देखो एक चीज़ और ये पाया गया कि ड्राइवर जो है वो अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है जब वो एक ढलान पे चढ़ता है, चढ़ाई पे चढ़ता है, पहाड़ पे चढ़ता है। आप लोग भी ऐसा है ना, साइकिल चलाते बहुत ताकत लगती है अगर चढ़ाई है ना, ऐसे एक्सीलेटर अगर गाड़ी चला रहे हो तो आप एक्सीलेटर बहुत ज़्यादा लेना पड़ता है, तब जाके गाड़ी चढ़ पाती है। तो आओ देखते हैं क्यों ऐसा होता है। सपोज करो जब कोई कार मूव कर रही है फ्लैट रोड पे, ठीक है, तो उसको फ्रिक्शन को सिर्फ और सिर्फ काम कितना करना पड़ा, उसको सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए काम करना पड़ा, ठीक है। बट उसको कोई ऐसा अगेंस्ट द ग्रेविटी तो काम नहीं करना पड़ रहा, समझ रहे हो ना, चढ़ाई तो है नहीं फ्लैट रोड पे, अगेंस्ट द ग्रेविटी नहीं काम करना पड़ा। अच्छा आप बताओ, सीधा दौड़ना ज़्यादा आसान है कि सीढ़ी चढ़ते हुए दौड़ के चढ़ना? दौड़ के सीढ़ी चढ़ना आसान है? नहीं ना, ताकत ज़्यादा लगती है उसमें। जितने में आप दौड़ के सीढ़ी चढ़ोगे उतने में आप एक राउंड दौड़ लोगे। कहने का मतलब यही है कि जब कोई गाड़ी फ्लैट रोड पे चल रही होती है तो उसको अगेंस्ट द ग्रेविटी तो कुछ काम करना नहीं है। उसको काम किसके अगेंस्ट करना है? केवल फ्रिक्शन जो रोड उसको पे लगा रही है, फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम करना है उसको, बस। बट जब वो पहाड़ पे चढ़ रही होती है कार, उसको फ्रिक्शन के अगेंस्ट भी काम करना होता है, प्लस अगेंस्ट द ग्रेविटी भी काम करना होता है। इसी वजह से इसी वजह से ऐसा होता है कि हम लोग को ज़्यादा एक्सेलरेशन की ज़रूरत पड़ती है जब हम पहाड़ वहाड़ पे चढ़ते हैं, ठीक है। इसीलिए स्पीड को इंक्रीज करना पड़ता है पहाड़ चढ़ने के लिए। खैर ये सब तो नॉर्मल ऐसे मतलब कॉमन सेंस वाली बात थी। तो चलो क्वेश्चन करते हैं एक, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं जो तुम लोग आराम से कर लोगे, ठीक है। तुम लोग का मतलब ये एक सैम्पल क्वेश्चन है जो तुम लोग आराम से कर सकते हो। ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे छोड़ना मत, ठीक है, कभी भी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी, calculate the kinetic energy of a body of mass 2 kg moving with a velocity of 0.1 मीटर पर सेकेंड। तो क्या आप लोग उसको निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो यार, क्यों नहीं निकाल सकते। मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले में रखना है, आ जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है जल्दी से बता दो, क्या होता है काइनेटिक एनर्जी? दिस इज इक्वल टू हाफ एम वी का स्क्वायर, वेयर मास और वेलोसिटी हमें पता है क्या क्या है। सो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू मास कितना है 2 kg इंटू वेलोसिटी 0.1 मीटर पर सेकेंड, तो 0.1 का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे, 1/2 से 2 कटे, 0.1 का स्क्वायर जो भी होगा वो आंसर हो जाएगा। 0.1 इंटू 0.1 बिकम्स 0.001, 0.01, एंड दिस इज द आंसर, ठीक। इतना। यूनिट क्या आएगी? जूल्स। लगाना मत भूलना, नहीं तो हम काट देंगे नंबर। चलो, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। कुछ और क्वेश्चन है अगर वो भी उसको भी कर लेते हैं। चलो इस क्वेश्चन को कर लिया ना, अब इस क्वेश्चन को करके दिखाओ मुझे। ये तुम लोग के लिए होमवर्क है। हुँ? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं है। डिफरेंस मतलब ऐसा कोई डिफिकल्ट कोई भी है नहीं। इसके बाद क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। पोटेंशियल एनर्जी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। वो मैं सेकेंड पार्ट एनर्जी का पार्ट 2, ये एनर्जी का पार्ट 1 है। वर्क का पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने भेज दिया, अब एनर्जी का पार्ट 1 पार्ट 2 भेजूंगा। और एनर्जी में और भी पार्ट्स आएंगे, एनर्जी बड़ा है। चलो, सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 2, ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है। टू बॉडीज इक्वल मास है,
यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, एक की v है एक की 3v है, फाइंड द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जीज। बहुत ही सिंपल है, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालना है। सपोज करो काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू हाफ, मास सेम है तो m, दोनों बॉडी का मास सेम है m, v1 का स्क्वायर यानी कि v का स्क्वायर सिंपली, ठीक। और काइनेटिक एनर्जी जो 2 होगा वो किसके बराबर होगा, हाफ, मास सेम है तो m, बट वेलोसिटी कितनी है 3v का स्क्वायर, 3v का स्क्वायर, ठीक। तो दोनों को निकाल लिया, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2, ये आ जाएगा 1/2, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो इंटू 9 mv का स्क्वायर। अगर हम यहाँ की बात करें तो ये कितना आ जाएगा, ये सिंपली हाफ mv स्क्वायर ही है, ठीक। तो ये आ रहा है 9 को यहाँ ना लिख के अगर हम बाहर ब्रैकेट में लगा दे तो 9 को यहाँ लगा देते, फिर ब्रैकेट बंद कर देते हैं इसको, सही है। तो अगर अब हम इसका रेशियो निकालें तो ke1/ke2, ke1/ke2 रेशियो निकालने को बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज। तो कितना हो जाएगा ये, हाफ एम बी स्क्वायर अपॉन 9 इंटू हाफ एम बी स्क्वायर, तो 1/9, यानी कि हमारा आंसर कितना हो गया 1:9, हो गया आंसर आ गया हमारा 1:9। कुछ दिक्कत हुई, तुरंत निकाल लिया हमने, कोई दिक्कत ही नहीं हुई अपने को। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ, कुल मिला के क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड बॉडी। देखो 9 टाइम्स है ना, देखो यहाँ पे 9 टाइम्स है, बहुत ही सिंपल है ये। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन अगर हमने कर लिया तो बस कुछ बचेगा नहीं करने को, ओके। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन अ बाइसिकल ऑफ मास इतना टू इंक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 2 मीटर पर सेकंड से इतना मीटर पर सेकंड। इसके लिए हमें क्या चीज़ पता होना चाहिए, पहली चीज़ इसके लिए हमको वी शुड नो दैट व्हेनेवर द वर्क इज डन, कभी भी वर्क डन जब होता है तो उसी के जितना वर्क होता है उसी के इक्वल अमाउंट में एनर्जी यूज होती है, तभी वो वर्क होता है, ठीक। सो इस केस में द वर्क डन इन दिस केस विल बी इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बाइसिकल। समझ रहे हो, द वर्क डन इन दिस केस, देखो कॉन्सेप्ट यही था। सोल्यूशन में आप क्या लिखोगे इसमें, ऐसा रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है। देखो कहाँ से आया ये चीज़, ये चीज़ आई कहाँ से, ये चीज़ आई हमको वहाँ से कि जब भी आपका कोई वर्क डन होता है, मतलब ऐसा वर्क हुआ तो उतना ही इक्वल अमाउंट का एनर्जी उसमें यूज़ होता है उस वर्क को करने में, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो वर्क होगा in this case will be equal to, work done in this case will be equal to change in the kinetic energy of the bicycle जब उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड थी और 5 मीटर पर सेकेंड थी। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज जितना है वो उसका हम निकाल लेंगे, ठीक। तो पहले केस में क्या हो रहा है, अगर हम पहले केस की बात करें, यानी कि जब आपकी स्पीड कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, उस केस में काइनेटिक एनर्जी कितना आ रहा है, तो इन फर्स्ट केस क्या होगा, हमारा काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी फर्स्ट केस में, के ई 1 मान लेते हैं इसको, के काइनेटिक एनर्जी 1, तो ये हमारी होगी हाफ एम बी स्क्वायर, यानी कि हाफ मास है आपका 20 इंटू वी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 2 का स्क्वायर डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया 40 जूल्स, 40 जूल्स। दूसरा केस में इन सेकंड केस इसमें क्या हो रहा है, इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, दिस इज इक्वल टू हाफ एम वी का स्क्वायर, वी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है, कितना हो गया ये 10 250 जूल्स। हुआ नहीं हुआ, हुआ ना, आ गया हमारा। अच्छा अब वर्क डन किसके बराबर था हमारा,
चेंज इन दिस काइनेटिक एनर्जी, है ना। हमारा वर्क डन था WD इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 250 माइनस, चेंज का मतलब डिफरेंस, 250 माइनस 40, यानी कि कितना आंसर हो गया, 210। समझ रहे हो, ऐसे दिमाग लगाना पड़ता है ऐसे क्वेश्चंस में। इतना जूल्स तो क्या आ गया, इतना वर्क जब हम करेंगे तब जाके ऐसा होगा, ये इतने 2 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड में इतना धक्का देंगे इसको तब होगा। चलो, दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन। इसको अच्छे से समझ लेना, दोबारा से देख लेना और बुक से ज़रूर रीड करना। और अभी तक अगर नहीं बुक है तो तुम लोग का बहुत गड़बड़ बात है, क्योंकि बुक खरीद लेनी चाहिए अब तक। तो मैंने PDF भेजा, उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो आप लोग। है, आप लोग को परचेज करनी होगी बुक। एंड that's all for today. Make sure you like this video, subscribe my channel for more content like this, and prepare yourself for science, some of the science activities. तो जैसे ही मैं ये ख़त्म करूँगा वैसे हम हमारी बहुत सारी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ मैं आपको दूंगा जो कि आप लोग करोगे, हर क्लास में दूंगा, आप लोग मुझे करके फ़ोटो खींच के भेजोगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मार्क्स। अगर मार्क्स चाहिए तो ये सब करना ही पड़ेगा आपको, और सिर्फ मार्क्स के लिए ही नहीं, नॉलेज भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो नॉलेज तो आपको मिल ही रही है। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।